आज हम इस चैनल पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स कार्बनिक रसायन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो अभी चैप्टर बचे हैं जैसे उपसेचन यौगिक है या जो उससे पहले के चैप्टर बचे हैं उनको मैं आपको इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट कराने के बाद फिर से एक बार हम केमिस्ट्री फर्स्ट को पढ़ेंगे। लेकिन आज हम जितने भी लेक्चर आएंगे आगे को अब वो सब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो 11th-12th की बात करें तो 11th से ही स्टार्ट होती है। जब आप 11th क्लास में सेकंड बुक में लास्ट चैप्टर पढ़ रहे होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मीन्स हाइड्रोकार्बन जहां है तो वहां से ही स्टार्ट हो जाती है। और जब आप 12th में आते हैं तो सेकंड बुक में आप पहला चैप्टर पढ़ते हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन के नाम से। फिर इसके बाद आप एल्कोहल फिनोल ईथर है दूसरी यूनिट। फिर थर्ड यूनिट है आपकी एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद चौथी यूनिट में जाते हैं आप तो एमाइन पढ़ते हैं और फिर बायोमोलिक्यूल मीन्स जैव अणु पढ़ते हैं। तो देखिए मैं आपको इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये सिलेबस क्लियर कर दूं और इसको पढ़ने का तरीका क्लियर कर दूं। आपको ये ध्यान रखना है कि जो चैप्टर के नेम होते हैं इसमें वो समझ लीजिए जो आपकी IUPAC के अकॉर्डिंग जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो क्रियात्मक समूह आपके लिए बताए गए हैं वही चैप्टर के नाम होते हैं। तो इसका जो सिलेबस होता है वो IUPAC में आप जितने क्रियात्मक समूह मीन्स फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हैं वही इस केमिस्ट्री का सिलेबस होता है। और ये 11th क्लास से आप पढ़ते हैं और 12th क्लास तक जाकर फिनिश होती है। तो मैं इस चैनल पर आपके लिए पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वही 11th से 12th तक जब तक कंप्लीट होगी उसको कंप्लीट कराने वाला हूं। मीन्स आप 11th केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। भले ही जो 12th के स्टूडेंट इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जब वो विजिट करेंगे तो 12th में हेलो एल्केन हेलो एरीन से स्टार्ट होता है तो इस कंफ्यूजन में नहीं रहना है। हम स्टार्टिंग से एल्केन से पढ़ने वाले हैं और एल्केन से पढ़ने से पहले भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, कार्बनिक रसायन क्या है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे उसको पढ़ना होता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं आज के लेक्चर में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिस्कस कर रहा हूं आपसे। तो आप समझ लीजिए क्योंकि जो कार्बनिक रसायन है वो सामान्य रसायन की तुलना में बिल्कुल अलग है। देखिए वहां पर थ्योरी होती है लेकिन यहाँ कोई थ्योरी नहीं होती। यहाँ पर आपको मोस्टली रिएक्शन होती हैं। रिएक्शन में रिएक्शन के टाइप्स के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4-5 तरीके के क्वेश्चन होते हैं और उन क्वेश्चन के ब्रैकेट्स में लिखा होता है ओनली गिव रिएक्शन मीन्स केवल रासायनिक समीकरण ही देनी होती है, कोई थ्योरी नहीं लिखनी होती। तो बच्चों को कई बार क्या होता है कि जब थ्योरी लिखनी होनी होती तो वो अपने मन से कुछ लिख नहीं पाते, याद करने के लिए रट्टा तक नहीं लगा पाते क्योंकि बहुत सारे केमिकल रिएक्शन है तो कहां तक वो रट्टाफिकेशन करेंगे। तो इसके लिए इसमें जो थोड़ा बहुत आपको जो परेशानी होती है तो उसको मैं आपको ट्रिक्स के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन वो ट्रिक्स आपको तभी समझ में आएंगी जब आप IUPAC ठीक से पढ़ लेंगे। जब आपको IUPAC के अकॉर्डिंग क्रियात्मक समूह की नॉलेज होगी, जब आपको क्रियात्मक समूह की पहचान करना आएगा तब आप उसके रिएक्शन को कर पाएंगे। तो देखिए जब तक मैं आपको IUPAC कंप्लीट कराऊंगा उसके बाद ही जैसे IUPAC में आपको इतना तो पता ही है क्योंकि 10th से IUPAC स्टार्ट हो जाती है तो आपने 11th भी पढ़ा है। 12th में जो स्टूडेंट इस चैनल को देख रहे हैं तो 12th तक आते आते तो IUPAC आपको आ ही जाना चाहिए। तो आप देखेंगे कि IUPAC में सीखने के बाद जो ग्रुप आएंगे जैसे एल्केन आएगा, एल्कीन आएगा, एल्काइन आएगा तो मैं आपको एल्केन एल्काइन ऐसे चैप्टर स्टार्ट कराते हुए तब जाकर हम हेलो एल्केन पढ़ेंगे। मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद जो NCERT एक्सरसाइज है जैसा हम केमिस्ट्री फर्स्ट के चैप्टर्स में करते आए हैं वैसा ही इसमें आपको मिलेगा पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। माने हेलो एल्केन हेलो एरीन पढ़ेंगे, फिर उसकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे, फिर जो चैप्टर के अंदर क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे और आप देखना कोई भी कन्वर्जन आप खुद से कर पाया करेंगे। क्या होता है जब माने व्हाट हैपन व्हेन करके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप इस चैप्टर की एक्सरसाइज में देखेंगे। कार्बनिक रसायन के जो चैप्टर होते हैं उनके एक्सरसाइज में क्वेश्चन के जो टाइप्स होते हैं वो सब सेम होते हैं। माने 5-6 तरीके के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। जैसे IUPAC नेम लिखिए, IUPAC नेम से संरचना बनाइए, स्ट्रक्चर बनाइए। क्या होता है जब माने व्हाट हैपन व्हेन करके देंगे। कुछ आएगा निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए माने कंप्लीट दीज फॉलोइंग रिएक्शंस। एक टाइप होता है कन्वर्जन, एक टाइप चक्रव्यूह क्वेश्चन होता है। जैसे उसमें लिया होता है एक कार्बनिक यौगिक A है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला अणुसूत्र ये है, इसकी क्रिया B से कराने पर C बन जाता है, C की रिएक्शन इससे कराने पर D बन जाता है। ABCD को पहचानना होता है, उनके स्ट्रक्चर लिखने होते हैं। तो उस चक्रव्यूह क्वेश्चन को वही कर पाएगा जिसको कन्वर्जन आते हैं। कुल मिलाकर ओवरऑल मैं कहूं तो मैं आपको ट्रिक्स के माध्यम से
वो रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन सिखाने वाला हूं। और आप पूरी तरह से ये आश्वस्त रहिए कि जैसा जैसा मैं कहते जाऊं वैसा वैसा आप करते जाइए। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा कार्बनिक रसायन आपके बिल्कुल एकदम उंगलियों पर होगा। कोई क्वेश्चन बोलेगा आप सीधे आंसर बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। कार्बनिक रसायन है क्या, एक परिचय से उसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं हम कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। और साथ ही इस इंट्रोडक्शन में आपको अपने फ्यूचर के लिए कि आप 12th के बाद क्या करें, कहाँ एडमिशन लें, कौन से कोर्स करें, तो बहुत हद तक आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में बहुत सारी लाइन मिल जाएंगी अपना फ्यूचर सेट करने के लिए। तो देखिए, कार्बनिक रसायन मींस ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है उसको स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ये क्लियर करता चलूं कि कार्बनिक रसायन पहले जब पढ़ा जाता था तो इसको हम केमिस्ट्री में ही पढ़ते थे, लेकिन हुआ क्या कि ये इतना बड़ा फील्ड है अपने आप में कि इसकी एक अलग ब्रांच बनानी पड़ी हमें। मैं पूरी कोशिश करूंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में थोड़ा थोड़ा बताऊं, जिससे कि दोनों जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इससे हेल्प ले पाए। तो कार्बनिक रसायन मींस जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह रहे हैं, आज हम एक अलग ब्रांच में पढ़ते हैं। बहुत टाइम पहले इसको केमिस्ट्री में ही पढ़ा जाता था, लेकिन इसको अलग क्यों कर दिया गया? देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मींस होता है एक ऐसा रसायन, एक ऐसी केमिस्ट्री जहां पर आप केवल कार्बनिक यौगिकों का ही अध्ययन करते हैं। माने जहां आप ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ही स्टडी करते हैं, उसको आप बोलते हैं कार्बनिक रसायन। माने कार्बन के ही कंपाउंड होने चाहिए, कार्बन के यौगिकों को जहां पढ़ेंगे। और पढ़ना भी क्या होता है? उनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मींस बनाने की विधियां, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भौतिक गुण, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज मींस रासायनिक गुण, और उनके यूजेस मींस उपयोग। तो देखिए, इसके जो चैप्टर होते हैं ना, उन चैप्टर का भी सेम पैटर्न होता है। जैसे एल्केन पढ़ रहे हैं आप, तो एल्केन में भी क्या पढ़ेंगे? एल्केन के बनाने की विधियां, माने उनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या है, एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, भौतिक गुण क्या है, एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उनके रासायनिक गुण क्या है, और एल्केन के यूजेस क्या है। बस चैप्टर फिनिश हो जाता है, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। और एक्सरसाइज में भी सेम पैटर्न रहता है क्वेश्चन का। तो इसलिए कोई भी चैप्टर आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो पैटर्न से अलग जा रहा है। और मजे की बात यह है कि कोई किसी चैप्टर में जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है वो दूसरे चैप्टर की केमिकल प्रॉपर्टी है। मान लीजिए एल्केन के कोई बनाने की विधि है, तो वो दूसरे किसी चैप्टर में रासायनिक गुण में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इसलिए रिएक्शन रिपीट भी होंगी। तो बड़े ध्यान से इसको समझना है। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन जो है कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या है? वह रसायन जिसमें आप केवल कार्बनिक यौगिकों का ही अध्ययन करते हैं उसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। मींस जिस केमिस्ट्री में हम ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ही स्टडी करते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको अलग इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि देखिए, जब कार्बन के कंपाउंड देखने में आए तो कार्बन के कंपाउंड देखिए अलग अलग बुक में अलग अलग नंबर्स लिखे हैं। कोई कहते हैं इसके 10 मिलियन कंपाउंड्स हैं, कोई कहते हैं 20 मिलियंस कंपाउंड हैं। तो चलिए 20 मिलियंस वाली बात माने तो 20 लाख से ज्यादा यौगिक कार्बन के हैं। कार्बन के जो कंपाउंड हैं वो 20 लाख से ज्यादा है। अब आप समझिए 20 लाख से ज्यादा वाला ये रसायन है, और वो जिन्हें आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोल रहे हैं, कार्बन के यौगिक बोल रहे हैं, उनको आप गांव देहात की भाषा में या नॉर्मली क्या बोलते रहते हैं कि केमिकल बड़ा यूज हो रहा है। आजकल केमिकल बड़ा यूज हो रहा है, और इस केमिकल की वजह से हमें इतनी सारी बीमारियां हो रही हैं, इतनी डिसीज हमारे अंदर आ जा रही हैं। कोई समझ लीजिए पूरी तरह से ठीक ही नहीं है। सब केमिकल हम खा रहे हैं, केमिकल हम लगा रहे हैं, केमिकली हम समझ लीजिए पेस्टिसाइड्स हैं जो खेतों में हम दवाइयां डाल रहे हैं, उनसे जो फसलें तैयार हो रही हैं, फिर उनको जो पशु पक्षी हैं वो खा रहे हैं, हम खा रहे हैं। तो सब कुछ केमिकल है। तो वो जो कह रहे हैं कि सब कुछ केमिकल है, तो समझ लीजिए वो 20 लाख से जो ज्यादा यौगिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उस वजह से ही इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अलग से पढ़ा जाता है। तो वो जो 20 लाख यौगिक हैं वो एक दिन में तो बन नहीं गए हैं, वो धीरे 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 केमिकल से केमिकल, ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते गए और आज इतनी बड़ी संख्या में देखने को मिलती है। तो जब इतनी बड़ी संख्या में इसके यौगिक हैं, तो उन यौगिकों का अध्ययन, उन यौगिकों की, उन कंपाउंड्स की स्टडी को आसान बनाने के लिए उनको क्लासिफाइड कर दिया गया, उनका क्लासिफिकेशन कर दिया गया, उनको बांट दिया गया। और उनको बांटने के लिए अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन आए, अलग अलग प्रकार के वर्गीकरण हैं।
जबकि सारे वर्गीकरण ओवरऑल देखें, जो सारा क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, अगर उसको देखें तो ओवरऑल सबकी बातें सेम ही है। तो इसलिए इसमें ज्यादा आपको नहीं सोचना पड़ेगा कि भाई हम कार्बनिक यौगिक का कैसे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, कार्बनिक यौगिकों को कैसे बांट रहे हैं। बस हमने सारी चीजें अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो सबकी एक जैसी देखने सुनने में आएंगी। तो सबसे पहले डेफिनेशन इसकी बात कर रहे हैं, तो मैं इसी के डेफिनेशन की बात एक बार फिर से कह देता हूं। वह रसायन जिसमें हम केवल कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं उसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। इसके यौगिकों की संख्या 20 लाख से लगभग 20 लाख से अधिक है, इसलिए इसको सामान्य रसायन से इसकी एक अलग शाखा बना दी गई है। अगर इंग्लिश में इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, मींस केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में हम ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं उनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इसके जो कंपाउंड्स हैं 20 मिलियन से ज्यादा हैं, इसलिए इसको एक अलग ब्रांच में रखा गया है। इतने नंबर में, इतनी ज्यादा संख्या में कार्बनिक यौगिक होने की वजह से इसका वर्गीकरण किया गया, इसका क्लासिफिकेशन किया गया। तो मैं इसके बाद इसका क्लासिफिकेशन आपको लिख कर देखिए बताता हूं और फिर साथ साथ में समझाता भी रहूंगा। तो बात करते हैं कार्बनिक यौगिक। जिसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। तो देखिए इसको दो कैटेगरी में क्लासिफाइड किया हुआ है। इस कैटेगरी में क्लासिफाइड करने से पहले एक मैं छोटी सी बात आपसे करना चाह रहा हूं। मैंने अभी आपसे कहा था कि ये अपने आप में इतना बड़ा साइंस है कि आप अपने कैरियर को यहां से डिसाइड कर सकते हैं। देखिए मैं कुछ लाइंस बोल रहा हूं और आप देखिए आपके रिलेटिव, आपके जो भी आपके आस पड़ोस में लोग रह रहे हैं, जहां तक भी आपकी जानकारी है, आप मुझे बताइए या आप अपने मन में सोचिए कि जितनी भी लाइनें मैं यहां बोलूंगा उन लाइंस में आपके यहां से या आपके आस पड़ोस से, आपके रिलेटिव्स जहां तक भी आप जानते हो, क्या उनमें कोई वर्क कर रहा है? और अगर नहीं कर रहा है फिर भी आप उस चीज को यूज कर रहे हैं तो वो कोई तो बना रहा होगा और कोई तो लोग वहां वर्क कर रहे होंगे। तो आप इस तरफ भी अपना कैरियर सोच सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन से पहले मैं बोल रहा हूं वस्त्र उद्योग, क्लोथ्स इंडस्ट्री। अगर हम वस्त्र उद्योग की बात करें, यह मैं लिखता भी जाऊंगा जिससे आप समझते जाएंगे। क्लोथ्स इंडस्ट्री की बात अगर हम करें तो कपड़े तो देखिए सब पहन रहे हैं और कपड़ा जो है वो अलग अलग टाइप का है। कॉटन है, टेरिकॉट है, नायलॉन है, सिंथेटिक बहुत सारे धागे हैं। तो अलग अलग टाइप का कपड़ा मार्केट में आपको देखने को मिलता है और बिना कपड़ों के हम रह भी नहीं सकते हैं। तो आप सोचिए कि आपके रिलेटिव से, आपके आस पड़ोस से जो भी जानकारी के लोग हैं, क्या क्लोथ इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहां कपड़ा बन रहा है? कपड़ा बिक रहा है नहीं, कपड़ा तो बहुत जगह आपके आसपास बिक रहा है, लेकिन कपड़ा कहीं तो बन रहा होगा ना। तो क्लोथ इंडस्ट्री में जॉब के लिए या क्लोथ इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए कोई तो कोर्स होता होगा। तो क्या ये भी एक अच्छा हमारा कैरियर हो सकता है क्या? तो इस टाइप से मैं बहुत सारे आपको बता रहा हूं। बता मैं इसलिए रहा हूं क्योंकि जब आप इन लाइंस को देखेंगे, सुनेंगे, जानेंगे तो हो सकता है कि आपको लगे कि भाई यार ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बड़ा यूजफुल होने वाला है हमारे। और यदि आपके आसपास कोई ऐसा जानकारी वाला नहीं है जो क्लोथ इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है, तो आप देखिए ये सोचने की जरूरत है कि सब लोग यूज कर रहे हैं, माने हम यूजर तो हैं कपड़े के, लेकिन प्रोडक्शन में हमें पता ही नहीं है इसके उत्पादन क्या, कहाँ, कैसे होता है, कौन से ऐसे कोर्स हैं कि जो इस इंडस्ट्री में हम वर्क कर सकते हैं, एक अच्छी पोस्ट पर रहकर हम काम कर सकते हैं। ऐसे ही हम एक दूसरी इंडस्ट्री की तरफ चलते हैं जिसका है कांच उद्योग, जिसको आप ग्लास इंडस्ट्री बोलते हैं। आप देखेंगे अपने आसपास चारों तरफ कितना ज्यादा कांच का यूज होता है, चाहे वो हमारे लैब में टेस्ट ट्यूब, मेजर फ्लास्क, कॉनिकल फ्लास्क, पिपेट, ब्यूरेट, कितनी टाइप की चीजें, माने जो भी आपके लैब में कितना सारा कांच यूज हो रहा है। घर में कितना सारा कांच लगा है, विंडो में लगा है, दरवाजों में लगा है, आपकी किचन में देखिए कितनी सारी चीजें कांच की हैं। कांच की और कितनी सारी चीजें आप अपने आसपास देखते हो, जो आपके सेल फोन है उसके ऊपर का देखिए वो सब ग्लास लगा है।
तो अलग अलग टाइप का ग्लास होता है, कुछ ग्लास के टाइप होते हैं जैसे क्रुक्स है, पायरेक्स है, जेना है, इस टाइप से बहुत सारा कांच मार्केट में आपको देखने के लिए मिलता है और हमारे जो काम होते हैं उनमें यूज में वो आता है। तो क्या ग्लास इंडस्ट्री में जाने के लिए कौन से कोर्स है? वहां भी तो बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट होती होंगी। देखिए कांच सब यूज कर रहे हैं, लेकिन कांच कहाँ बन रहा है, उसके प्रोडक्शन में कहाँ कहाँ क्या क्या कोर्स की जरूरत होगी, तो आप समझिए कि ये भी एक अच्छा कैरियर हो सकता है। देखिए ऐसी है कि और इंडस्ट्री की बात अगर हम करें, तीसरी इंडस्ट्री औषधि उद्योग, जिसको हम मेडिसिन इंडस्ट्री बोलते हैं। इस औषधि उद्योग में भी देखिए मैं 3 बातें आपको बता दूं। भाई औषधियां जो है, मेडिसिन की जरूरत हमें पड़ रही है, माने जो मनुष्य है, ह्यूमन है, पेड़ पौधे, प्लांट्स, पशु, एनिमल्स। तो आप देखिए 3 टाइप के इसी में भी कैटेगरी है, 3 लाइनें यहां से भी बनती हैं मेडिसिन में भी। भाई पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड कितना यूज हो रहा है, पशु पक्षियों के लिए कितनी सारी मेडिसिन यूज हो रही है, हमें कितनी सारी मेडिसिन की जरूरत पड़ रही है। तो ये कितना बड़ा इंडस्ट्री है अपने आप में। तो आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में यहां आपको कुछ मिल सकते हैं, जैसे कुछ कोर्स होते हैं, बी फार्मा, एम फार्मा होता है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में लोग एमएससी कर लेते हैं। तो मेडिसिन की जो प्रोडक्शन है उसमें तो आपको आसपास बहुत सारे लोग काम करते दिख जाएंगे, लेकिन अगर आप देखें सामान्यतः ऊपर की 2 लाइनों में कम मिलते हैं, लेकिन यूज उनका भी बहुत ज्यादा है, तो यूज मेडिसिन का भी ज्यादा है। तो ये भी एक ब्रांच है इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, मानी उसका यूज है। चौथी इंडस्ट्री ऐसी ही बात करें, पेय उद्योग, पेय पदार्थ, जिन्हें हम कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक बोल देते हैं एक बार को, सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री। तो कोल्ड ड्रिंक्स आपने बहुत सुना होगा, सॉफ्ट ड्रिंक में उन्हीं को रख रहे हैं। भाई कितनी सारी कंपनियों की कोल्ड ड्रिंक्स आप मार्केट में देखते होंगे, और एक नया आ गया जीरा, भाई जीरे के नाम से आ गया, वो जीरा फ्लेवर ही तो है, सब कुछ केमिकल से ही तो वो जीरा जैसा आपको लग रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ही तो कमाल है। आप देखिए मैंगो फ्लेवर है, कहीं लेमन फ्लेवर आ रहा है किसी कोल्ड ड्रिंक्स में, किसी में कार्बोनेटेड वाटर ही तो है वो, उनमें अलग अलग टाइप के फ्लेवर यूज कर रहे हैं। तो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। और आप देखिए कि क्या कोई मतलब जो ये कोल्ड ड्रिंक्स वाली इंडस्ट्री है, क्या वो वहां कोई वर्क कर रहा है आपके यहाँ से एक ठीक पोस्ट के लिए? क्या कोई कुछ ऐसे कोर्स हैं? तो आप इस इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं, यहां भी कैरियर हो सकता है हमारा। ऐसे ही बात करें, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है अल्कोहल उद्योग, अल्कोहल इंडस्ट्री। अगर हम अल्कोहल इंडस्ट्री की बात करें तो आप देखेंगे कि अल्कोहल इतना बड़ा ब्रांड है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि कभी घाटे का होता ही नहीं। कोई भी अगर मिनिस्टर बनना चाहेगा तो इसी डिपार्टमेंट का बनना चाहेगा, कोई ऑफिसर बनना चाह रहा है तो वो चाह रहा है कि मुझे ये डिपार्टमेंट मिल जाए, क्योंकि अल्कोहल इंडस्ट्री में कितना फायदा है। जब मैं आपको अल्कोहल चैप्टर पढ़ाऊंगा तब मैं ये बताऊंगा कि देखिए एक गन्ने के रस से बनने वाली चीनी मार्केट में जिसको सब खाते हैं उसका रेट कितना डाउन है, उसके बाद भी लोग कहते हैं कि महंगी है, जबकि अल्कोहल सारे लोग हमारे देश में नहीं पीते और कितना रेट इसका महंगा है और तब भी ये घाटे का सौदा नहीं है। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो यहाँ के लिए भी क्या कोई कोर्स बने हैं क्या, यहाँ जॉब आपको मिल जाए या यहाँ पर कैरियर आपका सेट हो? ऐसे ही एक है चीनी उद्योग, जिसको हम शुगर इंडस्ट्री भी बोलते हैं। अगर बात चीनी उद्योग की करें तो आपके आसपास बहुत सारी शुगर मिल्स हैं। तो शुगर टेक करके वो एमएससी माने होती है, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं। अल्कोहल इंडस्ट्री में जाने के लिए अल्कोहल टेक का एक कोर्स होता है। तो ये मैं कोर्स अभी ज़्यादा इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम जैसे जैसे आगे को कार्बनिक रसायन पढ़ते जाएंगे मैं सब बातें आपको बताता जाऊंगा। तो चूंकि आज परिचय है इसलिए आपको बता रहा हूं कि कितनी बड़ी ब्रांच है। और ये ब्रांच केवल आपके नंबर लाने के लिए नहीं है कि आप केवल बोर्ड एग्जाम में नंबर ले आएंगे, मार्क्स आपके आ जाएंगे और आप नेक्स्ट क्लास में पहुंच जाएंगे। ये वो केमिस्ट्री की ब्रांच है जो आपको आपके फ्यूचर को सेट करेगी, आपका कैरियर सेट हो जाएगा और आप यहाँ बहुत बहुत अचीवमेंट कर सकते हैं। तो चीनी उद्योग, शुगर टेक के कोर्स होते हैं। शुगर टेक मतलब शुगर इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आपको पता है कि हमारे देश में लगभग 7-8 स्टेट की इकोनॉमी इसी पर डिपेंड करती है बहुत हद तक। ऐसे ही अगर हम बात करें एक और इंडस्ट्री की जिसे हम पेंट उद्योग भी कह सकते हैं,
पेंट इंडस्ट्री, भाई घरों पर हम देखते हैं कि पेंट होता है, बॉर्निश, सब चीजें इसी में आती है। भाई कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं पेंट बनाने की, तो पेंट इंडस्ट्री में भी क्या हमारा कोई ऐसा कोर्स है जो हमें वहां पर कैरियर सेट कर सकता है हमारा। ऐसे ही एक है रंग उद्योग, कलर इंडस्ट्री। आप देखते होंगे कपड़ों पर कलर है, जिसको हम डाई इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं। भाई खाने में भी कलर का यूज हो रहा है, आप कपड़ों पर भी कलर कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर कलर की जरूरत पड़ रही है, तो उसको रंग उद्योग में रखा गया है। तो यहां भी देखिए बहुत स्कोप है आपके लिए। ऐसे ही और हम इंडस्ट्रियों की बात करेंगे, जैसे एक प्लास्टिक है, प्लास्टिक इंडस्ट्री है। ऐसे ही बात करें रबर इंडस्ट्री है। ऐसे ही बात करें तो एक पॉलीमर इंडस्ट्री है। पॉलीमर, ये लोहे जैसा सॉलिड है, बहुत मजबूत होता है लेकिन फिर भी लोहा नहीं है। पॉलीमर जो आप घरों में देखते होंगे, पानी की जो फिटिंग होती है, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड करके सुना होगा आपने, पीवीसी पाइप्स, तो वो पॉलीमर होता है। इस पर कोराइजन नहीं होगा, जंग नहीं लगता है। तो ऐसे करके देखिए 11 इंडस्ट्रियां तो मैंने ही लिख दी हैं यहाँ पर, और भी बहुत सारे इंडस्ट्री हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप समझिए जब इतने सारे उद्योग हैं, इस कार्बनिक रसायन की वजह से हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वजह से इतनी सारी लाइनें हैं। और आप देखेंगे कि यदि इनके जो प्रोडक्ट हैं, जो उत्पाद हैं इन इंडस्ट्रियों के, अगर आपकी डेली लाइफ से हटा दिए जाएं, जैसे मैं एक और लिख देता हूं, देखिए तो रह ही गया, कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री, सौंदर्य प्रसाधन, माने सुंदर दिखने के जितने भी आप चीजें यूज कर रहे हैं, चाहे वो परफ्यूम इंडस्ट्री वैसे अलग होता है, जैसे आपकी जो भी फेयरनेस क्रीम है, बहुत ज्यादा फेयर एंड लवली का यूज करते हैं, बहुत मोटी मोटी मिलीमीटर की लेयर फेस पर लगाते हैं सुंदर दिखने के लिए, वो सारे कॉस्मेटिक्स देखिए आप, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये ब्रांच बना रही है। तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, परफ्यूम इंडस्ट्री है। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि कितने सारे उद्योग मैंने यहां पर लिखे हैं, और ये सब इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वजह से है। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर इन सब चीजों को, एक साबुन उद्योग है, सोप इंडस्ट्री, वे साबुन भी कितने टाइप के मार्केट में उपलब्ध है आप देखोगे। तो यदि इन सब चीजों को जो इन इंडस्ट्रियों में बन रही हैं, इनके जो प्रोडक्ट हैं, अगर आपके डेली रूटीन से, डेली लाइफ से हटा दिए जाएं, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप फिर से आदि मानव बन जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि भाई इस लाइफ में, इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। आपका जो वो सेल फोन है जिसको आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं, वो सब इन से ही बना हुआ है। भाई प्लास्टिक है, उसमें ग्लास है, उसमें आप देखिए कितना सारा, अभी मैंने धातु उद्योग लिखा ही नहीं, मेटल इंडस्ट्री। तो इसलिए अब मैं कहता हूं कई बार कि ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि केवल मार्क्स आ जाएंगे, ये हम इसलिए भी पढ़ते हैं कि इन लाइंस के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो कहीं ना कहीं फॉर्म हो रहे हैं, कोई ना कोई तो वहां वर्क कर रहा है, लेकिन हम लोग नहीं कर रहे हैं। ना ही हम लोगों को ये पता है कि कौन से ऐसे कोर्स होते हैं जो इन इंडस्ट्री में आपको एंटर कराएंगे, अच्छी अच्छी पोस्ट पर आप वर्क करेंगे, और हो सकता है देखते देखते आप लोग खुद की अपनी इंडस्ट्री बना लेंगे। तो देखिए मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि इतने ज्यादा 20 लाख से ज्यादा यौगिक हैं, तो वो 20 लाख से ज्यादा यौगिक इन्हीं इंडस्ट्रियों में बन रहे हैं। तो इसलिए इसका एक बहुत बड़ा सिलेबस है, और बहुत बड़ा सिलेबस है, तो इसको केमिस्ट्री से, सामान्य रसायन से इसको अलग कर दिया गया, और इसे कार्बनिक रसायन मींस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से पढ़ा और पढ़ाया जाता है। तो ये जो मैंने जितना भी लिखा है, इन सब बातों को आप अपने ध्यान में रखो कि आपके आसपास ही आपको दिख रही हैं चीजें अपना कैरियर बनाने के लिए। अगर किसी का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरेस्ट बन गया और उसको ठीक नॉलेज हो गई, ठीक पकड़ हो गई इस पर, तो फिर उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 12th के बाद वो एक सिंपल ग्रेजुएशन करके एमएससी या कुछ ऐसे कोर्सेज या कुछ ऐसे डिप्लोमे 2-2, 3-3 साल के हैं, जिनसे आप इन इंडस्ट्री में एक ठीक पोस्ट पर एंटर करेंगे और बहुत आगे तक आप इसमें जाएंगे। तो चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। जब बहुत ज्यादा यौगिक इसके हैं, इसलिए इसकी स्टडी को इजी करने के लिए, इसके अध्ययन को आसान बनाने के लिए कार्बनिक यौगिकों को बांट दिया गया। और कार्बनिक यौगिकों को अगर बांटा गया तो वो किस कैटेगरी में बांटा गया वो मैं आपके लिए यहां पर बता रहा हूं। लेकिन इसको बताने से पहले एक चीज और देखिए मुझे ध्यान में आ रही है, जब हम 11th क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपने पढ़ लिया होगा, थोड़ा सा मुझे ध्यान आ रहा है, लेकिन चलिए मैं 11th से स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैं पहले आपको बता ही देता हूं कि ये यहां तक पहुंचे कैसे कार्बनिक यौगिक तक। तो देखिए स्टार्टिंग में ऐसा कहते थे कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो नेचर से ही मिलते हैं,
वो प्रकृति में विद्यमान है और प्रकृति से ही वो मिलते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा जो कहते थे वो वर्जीलियस कहते थे, एक साइंटिस्ट थे वर्जीलियस, बायोमास कॉन्सेप्ट माने वर्जीलियस का जैव शक्ति का सिद्धांत, ये कहता था कि कार्बनिक यौगिकों को ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही बना सकते हैं और इनको नेचर से ही प्राप्त किया जा सकता है, ये नेचर में ही मिलते हैं। लेकिन इन्हीं का एक स्टूडेंट था बोहलर, उन्होंने ये कहा कि ये बात तो ठीक है कि ये नेचर से मिलते हैं और ऑर्गेनिक से ही ऑर्गेनिक बना सकते हैं, आप कार्बनिक यौगिकों से ही कार्बनिक यौगिक बना सकते हैं, लेकिन साथ में इनको लैब में भी बनाया जा सकता है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी बनाया जा सकता है। तो उन्होंने अपने सर की बात का खंडन किया, इसलिए वर्जीलियस के जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन करके पढ़ा जाता है, मींस बोहलर का सिद्धांत अर्थात वर्जीलियस के जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन। क्या है उसमें, उन्होंने क्या करके दिखाया, उन्होंने ये कहा, बोहलर ने ये कहा कि लैब में इसको बना सकते हैं और लैब में सबसे पहली बार बनने वाला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो ऑर्गेनिक कंपाउंड था यूरिया, पहला सिंथेटिक कंपाउंड। और उन्होंने पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड से उसको बनाया था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड था NH4CnO, इसको बोलते हैं अमोनियम साइनेट। यहां पर देखिए अभी एक ये मजेदार बात आएगी, इसके ऊपर मैं लिख रहा हूं रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ये सब हमें पढ़ने को मिलेंगी। रीअरेंजमेंट हिंदी में इसको बोलेंगे पुनर्विन्यास अभिक्रिया, मानी रीअरेंज हो जाता है, खुद से पुनर्विन्यास हुआ और ये बना NH2CO, ये यूरिया है और ये अमोनियम साइनेट है। तो अमोनियम साइनेट से उन्होंने यूरिया बनाकर दिखाया, किसने, बोहलर ने। और जो वर्जीलियस थे, जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेकर आया था, कार्बनिक यौगिकों को बताने के लिए जो सबसे पहला सिद्धांत आया वो वर्जीलियस का जैव शक्ति का सिद्धांत है। उस सिद्धांत में वर्जीलियस ये कहते हैं कार्बनिक यौगिकों को माने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को केवल नेचर से ही प्राप्त किया जा सकता है, माने कार्बनिक यौगिक केवल प्रकृति से प्राप्त किए जा सकते हैं क्योंकि ये प्रकृति में पहले से विद्यमान है, इनको लैब में नहीं बनाया जा सकता। जबकि उन्हीं के स्टूडेंट बोहलर ऐसा कहते हैं कि कार्बनिक यौगिकों को मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रकृति से तो प्राप्त किया ही जा सकता है, साथ में इनको लैब में ही बनाया जा सकता है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ही बनाया जा सकता है, माने अकार्बनिक यौगिक से भी कार्बनिक यौगिक बनाए जा सकते हैं। और उन्होंने इस बात को प्रूव करने के लिए लैब में सबसे पहले अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाकर दिखाया। ये पुनर्विन्यास अभिक्रिया, रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। अब ये इससे कैसे हो गया, ये सब तो मैं आपको सिखाने वाला हूं इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये कैसे बना, इससे रीअरेंजमेंट रिएक्शन के जरिए बना, जो कि हम सीखेंगे अभी आगे। तो ये एक अकार्बनिक यौगिक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये बना, तो इसलिए कई बार ऐसा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है या कोई भी आपसे मालूम कर सकता है कि सबसे पहले कृत्रिम रूप से माने सिंथेटिक रूप से बनने वाला, लैब में बनने वाला पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, तो वो यूरिया है। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया नहीं है, लैब में बनने वाला पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया है। अब यहां पर कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर इसमें भी तो कार्बन है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों नहीं है, इसको आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों कह रहे हो, अकार्बनिक को यौगिक क्यों कह रहे हो, और ये अकार्बनिक है क्योंकि इसमें तो कार्बन है, तो कार्बन तो इसमें भी है, फिर ये कार्बनिक यौगिक क्यों नहीं है, ये अकार्बनिक यौगिक क्यों है। तो मैं आपको ये बात भी यहां क्लियर कर दूंगा, अभी ये छूट गया था पोर्शन, इसलिए मुझे अब बताना पड़ रहा है। देखिए, कार्बनिक यौगिक का मतलब होता है कार्बन के यौगिक, माने जिनमें कार्बन हो, लेकिन साथ में ये भी हमें कहना पड़ता है वे यौगिक, वे कंपाउंड जिनमें कार्बन हो और कार्बन ज्यादा परसेंटेज में हो, माने जिन यौगिकों में कार्बन सबसे ज्यादा परसेंटेज में होगा अन्य तत्वों की अपेक्षा, अन्य एलिमेंट्स की अपेक्षा कंपेयर में, तो उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। तो फिर यहां क्या हो रहा है, यहां कार्बन है तो, लेकिन कार्बन इन सबसे कम परसेंटेज में है, सबसे ज्यादा परसेंटेज में इसमें नाइट्रोजन होता है, तो इसलिए नाइट्रोजन का कंपाउंड है। और नाइट्रोजन कैसा एलिमेंट है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट है, अकार्बनिक एलिमेंट है, तो इसलिए इसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड माने अकार्बनिक यौगिक बोलते हैं। जबकि जब ये रीअरेंज होगी, ये बना, तो अब कार्बन की परसेंटेज ज्यादा हो जाती है, तो अब ये कार्बन का यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गया, कार्बनिक यौगिक हो गया, तो इसलिए इसको ऐसा। देखिए, मैं भी आपको बात करने ले जा रहा था कि कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण की,
लेकिन उससे पहले जो अभी तक मैंने आपको समझाया उसको मैंने थ्योरी में लिख दिया है, जिससे कि हमारे नोट्स भी प्रॉपर बनते रहें। तो देखिए, मैंने सबसे पहले यहाँ डेफिनेशन लिखी है कार्बनिक रसायन की, माने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत केवल कार्बन के यौगिकों का ही अध्ययन किया जाता है, वो कार्बनिक रसायन कहलाती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम उसको कहते हैं, ऐसी ब्रांच को जहां हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं। इसके लगभग 20 लाख से ज्यादा यौगिक ज्ञात हैं, माने 20 लाख कंपाउंड से ज्यादा अब तक हमें ज्ञात हो चुके हैं, पता चल चुके हैं। देखिए, इसके बाद जो है कार्बनिक यौगिक का कैसे आगे आगे उसको बढ़ाया गया, तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, बस ये थ्योरी तो लिखी है आपके लिए। वर्जिलियस का जैव शक्ति का सिद्धांत। तो वर्जिलियस पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमें कार्बनिक यौगिकों को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेकर अपना सिद्धांत बताया था। तो उन्होंने क्या कहा था, मैंने पहले आपको बताया। इस सिद्धांत के अनुसार कार्बनिक यौगिकों को केवल प्रकृति से ही प्राप्त कर सकते हैं, आपको नेचर से ही ये मिलते हैं, क्योंकि नेचर में ये हैं या नेचुरली चीजों से मिलेंगे। कार्बनिक यौगिकों से ही बनाए जा सकते हैं। तो लिखा है इन्हें कृत्रिम विधि द्वारा नहीं बनाया जा सकता, माने आर्टिफिशियल मेथड से, अर्थात लैब में आप इनको नहीं बना सकते। और न ही अकार्बनिक यौगिकों से बनाया जा सकता है, माने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते, ऐसा वर्जिलियस कहते थे। तो इसको अब देखिए, इसके बाद इन्हीं के स्टूडेंट थे बोहलर। उन्होंने अपने इस जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किया, उससे वो डिसओबे करते थे और ये कहते थे कि इनकी ये बात तो ठीक ही ठीक है, लेकिन लास्ट वाली बात, जो लास्ट की दो बातें हैं कि कृत्रिम विधि द्वारा नहीं बनाया जा सकता और अकार्बनिक यौगिकों से नहीं बनाया जा सकता, ये बात गलत है। मींस इनको कृत्रिम विधि द्वारा बनाया जा सकता है, माने लैब में बनाया जा सकता है, और अकार्बनिक यौगिकों से भी इनको बनाया जा सकता है। तो देखिए लिखा है बोहलर का सिद्धांत माने जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन, इसका डिसओबे। तो इस सिद्धांत के अनुसार कार्बनिक यौगिकों को प्रकृति के साथ साथ कृत्रिम विधियों द्वारा भी बनाया जा सकता है, माने प्रकृति से, नेचर से तो ये मिलेंगे, बाकी आप इनको लैब में ही बना सकते हैं आर्टिफिशियल मेथड से, और साथ ही इनको अकार्बनिक यौगिकों से ही बनाया जा सकता है, माने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। और उन्होंने सबसे पहले लैब में, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाया। तो देखिए, मैंने आपको रिएक्शन पहले भी समझाया था, ये अमोनियम साइनेट है, ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, पुनर्विन्यास, और ये यूरिया बन रहा है। तो आप इन तीनों ही जो मैंने टॉपिक आपके लिए लिखे हैं, इनको आप अपने कॉपी पर नोट करते चलेंगे साथ में, और समझते भी चलेंगे। जहां कंफ्यूजन होगा तो आपको मैं बिल्कुल कहूंगा कि कमेंट्स में आप जरूर अपने क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। तो देखिए, ये सब 3 पॉइंट पढ़ने के बाद हम यहां तक तो जान ही चुके हैं कि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो ज्यादा संख्या में हैं, तो उनका वर्गीकरण पढ़ना है। लेकिन एक बात ये बताने से रह गई थी कि कार्बन के इतने सारे जो यौगिक हैं वो किस वजह से हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो कार्बन का आकार है वो छोटा आकार होता है, साथ ही कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, श्रृंखला बनाने का गुण पाया जाता है, श्रृंखलन। कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है कि वो कार्बन 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 आपस में जुड़ता चला जाता है। कार्बन में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तीनों प्रकार के सहसंयोजी आबंध बनाने की प्रकृति होती है, माने वो तीनों टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, सिंगल, डबल और ट्रिपल। तो श्रृंखलन बनाना माने कैटेनाइजेशन की पावर जो होती है वो कार्बन में बहुत ज्यादा है, इसलिए उसके इतने सारे कंपाउंड, इतने सारे कार्बनिक यौगिक आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए, इसके बाद हम कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण पर चलते हैं। तो बात करते हैं कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण की। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। देखिए, कार्बनिक यौगिक माने ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए, इसका जो वर्गीकरण है, जो क्लासिफिकेशन है, वो आप 2 टाइप से ये कह सकते हैं, खुली श्रृंखला वाले, खुली श्रृंखला वाले यौगिक, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरा टाइप होता है बंद श्रृंखला वाले, जिन्हें हम क्लोज्ड चेन बोलेंगे, क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए, पहले हम इन दोनों के डेफिनेशन की बात करते रहेंगे, फिर इनके क्लासिफिकेशन पढ़ जाएंगे। तो जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बनिक रसायन में देखने में आता है कि हमें 2 टाइप के कंपाउंड देखने को मिलते हैं।
एक खुली श्रृंखला माने ओपन चेन और एक बंद श्रृंखला माने क्लोज चेन वाले कंपाउंड। देखिए क्या होते हैं, इसकी बात करें अगर तो सीधी सी बात है, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें पहला कार्बन लास्ट कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं होता, डायरेक्ट बंध नहीं बना रहा होता है, उन्हें हम खुली श्रृंखला वाले यौगिक कहते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा तो आपको ठीक समझ में आएगा, तो इसलिए ध्यान देते रहें। तो जो समझाने के लिए कुछ बातें हैं वो हमें जाननी चाहिए। देखिए पूरा कार्बनिक रसायन जो है ना, जो पूरी आवर्त सारणी है, वो पूरी आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं, लेकिन जो कार्बन है तो कार्बन के यौगिकों में जो आपको ज्यादा तत्व दिखेंगे वो कार्बन तो दिखेगा ही, साथ में हाइड्रोजन दिखेगा, नाइट्रोजन दिखेगा, ऑक्सीजन दिखेगा, सल्फर दिखेगा, हेलोजन दिखेंगे, Cl, Br, I। इन सबकी आपको संयोजकता याद होनी चाहिए, बैलेंसी आपकी इनको पता होनी चाहिए। तो कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है, ऑक्सीजन की 2 और सल्फर की 2, इनकी 1 1 1। F भी हो सकता है तो इसलिए F की भी लिख देता हूं। तो अभी ये काम जो मैं समझाने का कर रहा हूं इसको आप समझ लें। नोट करने के लिए मैं आपको बोर्ड पर इन सबके डेफिनेशन भी लिखूंगा, एग्जाम्पल दोबारा से लिख दूंगा, तो आप नोट करने की टेंशन ना लें बिल्कुल भी, क्योंकि प्रॉपर नोट्स बनाना भी मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप बस जो मैं कह रहा हूं वैसा करते जाइए। ये पूरी 118 तत्वों की आवर्त सारणी में आपको ये जो मैंने 7 8 या 10 मैक्सिमम तत्वों की जरूरत हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए पड़ती है, कार्बनिक यौगिकों के लिए पड़ती है, क्योंकि कार्बन के यौगिक इन्हीं तत्वों के द्वारा तैयार हो जाते हैं और जो यौगिक बन जाते हैं, सॉरी मैं तत्व बोला, इन्हीं तत्वों की वजह से वो सारे कार्बन के यौगिक बन जाते हैं। उन कार्बनिक यौगिकों की संरचना बनाना, स्ट्रक्चर बनाना या स्ट्रक्चर से उनकी नेमिंग लिखना, उनमें इन तत्वों का बड़ा कंट्रीब्यूशन और योगदान रहता है। तो इसलिए आपको पता है कि जब हम किसी भी यौगिक की संरचना बना रहे होते हैं तो हमें उसमें आने वाले तत्वों का, एलिमेंट्स का संयोजकता मींस बैलेंस ही पता होना चाहिए। तो देखिए यहां मैंने जितने भी तत्व लिखे हैं उनके सामने उनकी संयोजकता लिख दी है, ये आप ध्यान कर लें। आपको अगर पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए बात करते हैं खुली श्रृंखला कैसे बनेगी। तो देखिए कार्बन कार्बन कार्बन, कम से कम 3 कार्बन का आपको मैं समझा रहा हूं एग्जाम्पल, इसी से आप बहुत ठीक से समझ पाएंगे। देखिए पहला कार्बन लास्ट कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये डायरेक्टली बॉन्डेड होगा तो हमारी जो चेन है, जो श्रृंखला है, वो बंद हो जाएगी। इसलिए पहले कार्बन लास्ट कार्बन से जब डायरेक्ट नहीं जुड़ा होगा तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे कार्बनिक यौगिक खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। अब हमने करनी है इसकी संयोजकता पूरी, तो बैलेंसी कंप्लीट करनी है। तो कैसे करते हैं, तो देखिए जो ये संयोजकता लिखी है इसका मतलब है उतने बॉन्ड बन रहे हैं उनके। अगर कार्बन की संयोजकता 4 लिखी है तो कार्बन से 4 बॉन्ड जाने चाहिए, माने 4 डंडे जाने चाहिए। सीधी सीधी बात तो ये। तो यहां कार्बन से कितने डंडे जा रहे हैं, 1। तो अभी कितने डंडे कम है, 3। तो जब कोई और तत्व ना लगा हो तो समझ लीजिए बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, संयोजकता कंप्लीट करने के लिए हम किसको लगा देते हैं, हाइड्रोजन को लगा देते हैं। और हाइड्रोजन की संयोजकता कितना होती है, 1 होती है। तो इस कार्बन पर कितने लगाने पड़ेंगे आपको, 3 लगाने पड़ेंगे। तो कार्बन के आप गिनेंगे 1 2 3 4, यहां पर हाइड्रोजन आप लगा लें, क्योंकि हाइड्रोजन की 1 होती है, 1 है और कार्बन की 4 हो गई, 1 2 3 4। तो इस कार्बन की 4 हो गई और हाइड्रोजन भी। इस कार्बन पर आए तो इसकी संयोजकता कितनी हो रही है, देखिए 1 इधर 2, क्योंकि इस कार्बन की इधर भी गिनी जाएगी, इधर भी गिनी जाएगी, क्योंकि ये बॉन्ड इसका भी। अब आप कहेंगे मैंने तो इसके साथ गिन लिया था। अरे भाई जो सहसंयोजी बंध होता है, जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, वो दोनों ही परमाणु जिनके बीच वो, जिन 2 एटम के बीच वो बना होता है, उन दोनों का ही काउंट किया जाता है, दोनों का माना जाता है। तो जब आप इसके काउंट करेंगे तो 1 2, तो कितने हाइड्रोजन लगाएंगे, 2 और लगाएंगे, 3 और 1 4। बात इस कार्बन की करें तो 1 है, 2 3 और 4। अब इसको आप मिलाकर लिख लीजिए। तो देखिए इस कार्बन पर कितने H लगे हैं, 3, तो CH3। इसके आगे आप गए तो 2 लगे हैं तो CH2, इस पर फिर 3 लगे हैं तो CH3। तो जो आप अपने नोटबुक में या अपनी जो आपकी NCERT बुक या जो भी आपके पास बुक है, स्टडी बुक जो है, उसमें आप देखते होंगे तो इस टाइप से ऐसे लिखा होता है। अभी देखना, अभी तो मैं छोटे बच्चों की तरह आपको बता रहा हूं, जब आप थोड़ा और आगे जाएंगे तो बहुत ईजिली इनको बनाएंगे आप। तो आप देखिए खुली श्रृंखला का लग रहा है ना, क्योंकि पहला कार्बन लास्ट से नहीं जुड़ा है। और इससे बड़े एग्जाम्पल लिखकर देखते हैं। बात अगर हम करें, ये 4 कार्बन मैंने लगाए, अब आप इसकी संयोजकता पूरी करेंगे तो इस कार्बन पर 1 हो रहा है, तो कितने हाइड्रोजन कम चल रहा है भाई, 3 डंडे कम है ना, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 करनी है, 1 2 3 4। भाई जितने तत्व ये यहां पर लिखे हैं
ये इनके सामने जो नंबर लिखे हैं ये इनकी संयोजकता है। संयोजकता का मतलब उन तत्वों से उतने बॉन्ड जाएंगे, तो उतने बॉन्ड जाएंगे। अगर मान लीजिए कार्बन के वो बॉन्ड कंप्लीट नहीं हो रहे हैं तो आप हाइड्रोजन से कर देंगे, तो वो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। तो इसलिए मैंने इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन लगा ली, एक पहले से उसकी संयोजकता थी, यहां आए तो 1 2 3 और 4, 2 हाइड्रोजन आएंगे। ऐसे इस कार्बन पर 1 2 3 और 4, इस कार्बन पर देखेंगे तो 1 2 3 4 मिलाकर लिखें तो CH3, ये CH2, ये CH2 और ये CH3। देखिए स्टार्टिंग में जब मैं ऑर्गेनिक पढ़ाता हूं ना तो बहुत सारा देखने में आता है कि बहुत बातें आती हैं बताने की, लेकिन आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, थोड़ा धैर्य रखेंगे तो सारी बातें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। जैसे भी कुछ बच्चों के माइंड में आने लगा होगा कि भी इनका नाम क्या होगा, तो नाम के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे ही वर्गीकरण कंप्लीट होगा हम इन यौगिकों के, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के IUPAC नामकरण की ही बात करने वाले हैं। तो मैं अभी किसी का नाम नहीं लिखूंगा, अभी नाम की बात हम करेंगे IUPAC नामकरण में। अभी आपको जितना समझा रहा हूं उतना समझिए। जब तक मैं आपको एल्केन एल्केन एल्काइन पढ़ाऊंगा आपको मेरा पढ़ाने का तरीका भी समझ में आएगा, आपको ऑर्गेनिक भी समझ में आएगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मैं इनको ट्रिक से आपको बताऊंगा तो बहुत इजी आपके लिए रहेंगी चीजें। लेकिन तब तक, जब तक मैं ट्रिक बताऊं कोई, तब तक आपको तैयार कर रहा हूं कि आप ट्रिक सुनने लायक, समझने लायक और उसको अप्लाई करने लायक बन जाएं। तो इसलिए बहुत धैर्य रखते हुए आपको चीजें सुननी और समझनी है। तो यहां पर देखिए हम इस टाइप से कंपाउंड बनाया जा रहा है। अब अगर मैं एक कार्बन की बात करूं, ये मैंने जानबूझ के एग्जांपल पहले नहीं लिखा, अगर एक ही कार्बन हो तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट आप 4s से करेंगे, मिलाकर लेंगे तो ये CH4 होगी। ऐसे ही अगर मैं 2 कार्बन की बात करूं तो एक हो रहा है तो इस पर कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे आपको। ऐसे इस कार्बन की है तो 3 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे आपको, मिलाकर लिखें तो ये CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये सब के सब खुली श्रृंखला वाले यौगिकों के एग्जाम्पल है। आप और भी बड़े बना सकते हैं। ये मैंने पहले और दूसरे 2 कार्बन की इसलिए नहीं लिखे थे क्योंकि आपको मैं डेफिनेशन में तो कह रहा हूं वे यौगिक जिनमें पहला कार्बन लास्ट वाले कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा नहीं होता, डायरेक्ट उनके बीच में बॉन्ड नहीं होता, इसलिए उनको हम खुली श्रृंखला कहते हैं। तो अब इसमें पहला ही कार्बन लास्ट कार्बन है तो फिर आप समझ नहीं पाते। इसमें पहला कार्बन लास्ट कार्बन से जुड़ा है तो आप कह सकते थे जी ये तो खुली श्रृंखला का कैसे हो गया, आप डेफिनेशन में कह रहे हैं, लेकिन ये 2 ही कार्बन है ना, तो इसलिए खुली श्रृंखला लगी रही है आपको, इसलिए मैंने दोनों एग्जाम्पल बाद में लिखे हैं। तो क्या परिभाषा हो जाएगी इसकी, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें प्रथम कार्बन परमाणु अंतिम कार्बन परमाणु से डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ा होता, ये इससे नहीं जुड़ा है इसलिए आपको श्रृंखला खुली लग रही है, ये इससे नहीं जुड़ा है इसलिए आपको श्रृंखला खुली लग रही है, तो उन्हें खुली श्रृंखला वाले यौगिक कहते हैं। तो आप इसको डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें प्रथम कार्बन परमाणु अंतिम कार्बन परमाणु से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ा होता है उन्हें हम खुली श्रृंखला वाले यौगिक कहते हैं। माने जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं होता उन्हें हम ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। इसके और एग्जांपल की बात करें, जैसे आप सोच रहे हैं कि सब सिंगल ही बॉन्ड लगा दिया आपने, कार्बन कार्बन के बीच अभी कह रहे थे डबल भी होता है ट्रिपल भी होता है, तो उन्हें एग्जांपल को ही बना के देखिए। भाई मैंने कार्बन लिखे, ये देखिए इतने सारे कार्बन लिख लिए, यहाँ सिंगल लगा दिया लेकिन यहाँ डबल लगा दिया, इसकी बैलेंसिंग कंप्लीट करो। आप देखिए मिलाकर लिखेंगे सीधे, अब ऐसे नहीं बना रहे स्ट्रक्चर। भाई इस कार्बन पर 1 बॉन्ड है तो कितने बॉन्ड कम है, 3 बॉन्ड कम है, तो एक हाइड्रोजन की बैलेंसी 1 होती है, एक हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है। तो जब इसकी 4 करनी है तो कितने हाइड्रोजन लगाने हैं, इस पर 3 लगाने हैं। इस कार्बन की बैलेंसी कितनी है, 2 है, एक इधर और एक इधर, 1 2, तो कितने हाइड्रोजन कम है, माने कितनी वैलेंसी कम है, 2 वैलेंसी कम है, तो 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। ऐसे समझिए इस कार्बन की संयोजकता 2 हो रही है तो 2 ही कम हो रही है क्योंकि 4 होनी चाहिए थी, तो 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन की संयोजकता देखिए 2 और 1 3 है, ध्यान से देखिए इधर 2 बॉन्ड है इधर 1 है, तो 3 संयोजकता हो रही है, 4 होनी चाहिए थी तो 1 कम है, तो 1 बॉन्ड ये लगा देंगे, 4 हो गया। ऐसे इस कार्बन की संयोजकता 2 और 1 3 हो रही है तो 1 कम चल रही है, 4 होनी चाहिए थी तो इसलिए 1 हाइड्रोजन लगा देंगे। इस कार्बन की संयोजकता अगर देखें तो 1 हो रही है, 4 होनी चाहिए, 3 हाइड्रोजन कम है तो ये 3 लगा देंगे। तो आप देखेंगे कि ये आपको खुली श्रृंखला लग रही है, क्यों, क्योंकि पहला कार्बन लास्ट कार्बन से प्रत्यक्ष नहीं जुड़ा है, डायरेक्टली नहीं जुड़ा है। भाई इनडायरेक्ट तो जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा, इससे जुड़ा, इससे जुड़ा, तब जुड़ा, लेकिन पहला कार्बन लास्ट से नहीं जुड़ा है, इसलिए ये ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, खुली श्रृंखला वाला यौगिक है। आप चाहें तो ट्रिपल का एग्जांपल लिख सकते हैं। भाई हमने ये बनाया और एक कार्बन लगा लो, भाई यहां पर ट्रिपल लगा लिया। अब देखो आप
1 और 3 4। इसकी देखिए ऑलरेडी 4 हो गई है क्योंकि 3 इधर और 1 इधर 4, तो कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। ऐसे इस कार्बन को देखो 3 और 1 4, इसकी भी कंप्लीट है। इसको देखें तो 1 2 हो रही है, तो कितने हाइड्रोजन कम है, मतलब कितनी वैलेंसी कम है, 2, तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे CH2। ऐसे इस कार्बन की संयोजकता कितनी है, 1 2, तो 4 होनी चाहिए थी, 2 हाइड्रोजन कम है तो 2 लगेंगे। ऐसे इस कार्बन की संयोजकता 1 है, 4 होनी चाहिए थी, तो कितने हाइड्रोजन कम है, 3। तो आप देखेंगे ये भी एक खुली श्रृंखला वाला आपको कार्बनिक यौगिक दिखाई देगा। तो देखिए प्रथम कार्बन लास्ट कार्बन से नहीं जुड़ा है। बात करें, किसी के माइंड में आ रहा होगा जी OH लगाओ, अल्कोहल लगाओ। आप चूंकि 12th क्लास में है तो आपको पता होगा, 12th या आप उससे सीनियर हैं तो आपको पता होगा कि भाई और भी ग्रुप होते हैं, तो कोई भी ग्रुप आप लगा लें। लेकिन मैं भी ज्यादा इसलिए बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि IUPAC में जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तब बात कर लेंगे, उनके नाम भी लिखेंगे, तो बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर वहां बनाएंगे। तो अभी चूंकि स्टार्टिंग है इसलिए मैंने आपको लिखा, तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। खुली, देखिए कार्बनिक यौगिक 2 प्रकार के हैं, खुली श्रृंखला वाले, बंद श्रृंखला वाले, माने ओपन चैन क्लोज चैन। तो हम ओपन चैन को पहले पकड़ लिया हमने, तो इन्हीं की बात कर रहे हैं कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें प्रथम कार्बन परमाणु अंतिम कार्बन परमाणु से डायरेक्टली नहीं जुड़ा होता, उन्हें हम खुली श्रृंखला वाले यौगिक कहते हैं। एग्जाम्पल ये लिखे हैं, जब मैं अभी आपको उसको समझा दूंगा फिर डिटेल में एक एक करके सबकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल फिर से लिखूंगा, तब हम उसको नोट करते रहेंगे। नेम मैंने जानबूझकर नहीं लिखे हैं और ना ही बताए हैं, क्योंकि मैंने अभी कहा IUPAC जब हम पढ़ेंगे तब नेमिंग करना भी सीखेंगे, तो अभी जो सिखा रहा हूं उतना सीखिए। इसके बाद अगर हम बात करें खुली श्रृंखला वाले यौगिकों की कि इनका वर्गीकरण, तो उनकी बात तो चलिए अभी बाद में करते हैं। खुली श्रृंखला में क्या वर्गीकरण है, तो इसके वर्गीकरण में देखिए थोड़ा सा आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारे ग्रुप होते हैं IUPAC में, वो समझ लीजिए खुली श्रृंखला में सारे कंपाउंड हो सकते हैं। जैसे भी हमने एग्जांपल में देखा कि सिंगल बॉन्ड वाले देखे, डबल देखे, ट्रिपल देखे, OH भी हो सकता था, CHO भी हो सकता था, एमाइन भी हो सकता था, एमाइड भी हो सकता था, अम्ल भी हो सकता था, एसिड भी हो सकता था, एस्टर भी हो सकता था। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हो सकती थी, तो उनको मैं पूरा ऐसे इसका वर्गीकरण आपके लिए बना देता। तो देखिए खुली श्रृंखला में हम अगर वर्गीकरण की बात करें तो वर्गीकरण इस टाइप से हम पढ़ सकते हैं। भाई अभी मैंने एग्जांपल लिखे एल्केन का, तो एल्केन में हमने खुली श्रृंखला देखी। अगर हम बात करें एल्कीन, एल्कीन के एग्जाम्पल भी देखें, एल्काइन, और ऐसे ही मैं कह रहा था लेकिन एग्जाम्पल नहीं लिखे, वो मैंने कहा आपको IUPAC में बताऊंगा। जैसे एमाइन माने एमीन। बात अगर करें अल्कोहल, तो इस टाइप से हमारे जितने भी ग्रुप हैं, एल्डिहाइड है, कीटोन है, तो इस टाइप से जितने भी ग्रुप अगर IUPAC में हमारे हैं वो सब खुली श्रृंखला वाले यौगिक मींस ओपन चैन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। तो आप ये समझिए कि किसी भी ग्रुप में हमें खुली श्रृंखला वाले यौगिक मिलते हैं, इनको हम एलिफेटिक कंपाउंड भी कहते हैं, एलिफेटिक। तो हमारे सिलेबस में ये खुली श्रृंखला वाले यौगिक भी हैं। ये 3 हमने एल्केन, एल्केन अल्काइन 11th क्लास में पढ़े होते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आप बीच में से स्टार्ट नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको किसी एंड से स्टार्ट करना होता है, माने स्टार्टिंग से स्टार्ट करना होता है, जो कि हमने किया है। तो मैं आपको एल्केन, एल्केन अल्काइन पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम हेलोएल्केन, हेलोएरीन पढ़ाएंगे। तो आप ये खुली श्रृंखला वाले यौगिक में चाहें तो ऐसे रफली नोट कर सकते हैं, वैसे मैं एक एक करके आपको हेडिंग वाइज लिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी। तो देखिए जितने भी IUPAC ने हमारे लिए क्रियात्मक समूह मींस फंक्शनल ग्रुप बनाए हैं, वो फंक्शनल ग्रुप के सारे फंक्शनल ग्रुप में खुली श्रृंखला वाले यौगिक उपस्थित होते हैं, खुली श्रृंखला वाले यौगिक पाए जाते हैं। तो इसलिए खुली श्रृंखला का वर्गीकरण तो हुआ ये, जो कि हमें चैप्टर में अलग अलग पढ़ने को मिलेगा, IUPAC में अलग अलग पढ़ने को मिलेगा। इसकी मैंने डेफिनेशन की बात कर दी। तो सबसे पहले मैं इसी की डेफिनेशन, इसी के एग्जाम्पल एक बार फिर से लिख देता हूं, उसके बाद हम बंद श्रृंखला वाले यौगिकों की करेंगे। तो देखिए मैंने आपके लिए खुली श्रृंखला वाले यौगिकों की परिभाषा लिखी है। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें प्रथम कार्बन परमाणु अंतिम कार्बन परमाणु से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ा होता, माने डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं होता, खुली श्रृंखला वाले यौगिक कहलाते हैं। मींस
जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं होता उन्हें हम ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए लिखे हैं, समझाए भी थे मैंने, तो आप इनको अपनी कॉपी पर नोट कर लें। और इसके बाद हम बात करेंगे बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक जिन्हें हम क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो देखिए मैंने बंद श्रृंखला यौगिक मींस क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन आपके लिए लिखी है पहले। भाई उस सीधे पता चल रहा है, जैसे वहां पर था कि पहला कार्बन लास्ट कार्बन से नहीं जुड़ा था, यहाँ पर पहला कार्बन लास्ट कार्बन से जुड़ा होगा। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें प्रथम कार्बन परमाणु अंतिम कार्बन परमाणु से प्रत्यक्ष रूप से मींस डायरेक्टली बॉन्डेड होता है, जुड़ा होता है, बंद श्रृंखला वाले यौगिक कहलाते हैं। बात इसके एग्जाम्पल की करें तो देखिए एक कार्बन और दो कार्बन के तो बंद श्रृंखला क्लोज चेन पॉसिबल है नहीं, क्योंकि पहले कार्बन से लास्ट कार्बन को डायरेक्टली जोड़ना है, तो एक दो कार्बन के नहीं होते, तीन कार्बन से क्लोज चेन बनना स्टार्ट होती है। तो देखिए तीन कार्बन में लिख रहा हूं ये, तो आप देखें इस टाइप से, अगर ये पहला कार्बन है ये लास्ट है, तो देखिए ये इधर ऐसे करके जुड़ा है, माने पहला कार्बन लास्ट कार्बन से जुड़ा है, तो देखिए ये जो चेन है बंद हो गई है, श्रृंखला बंद है। इसकी बैलेंस कंप्लीट करें फिर से, देखिए कार्बन की संयोजकता तो 4 ही होनी है, तो 2 है तो 2 कम चल रही है, माने 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएंगे। ऐसे 2 है, 2 हाइड्रोजन कम चल रहा है, 2 है 4 करने के लिए 2 हाइड्रोजन। मैंने फिर कहा कोई नेमिंग नहीं लिखनी अभी, कोई इसका नाम नहीं लिखना, बस आप इतना समझिए कि ये बंद श्रृंखला वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है। तो इसकी अगर बात हम करें और कुछ एग्जांपल की, तो मैं 4 कार्बन लिखे, ये देखिए भाई अगर ये पहला कार्बन है और इसको आप लास्ट माने तो देखिए डायरेक्टली जुड़ा है, हर कार्बन एक दूसरे से डायरेक्टली जुड़ा है, आप ये भी कह सकते हैं। इसकी बैलेंसिंग कंप्लीट करेंगे तो कार्बन की 2 हो रही है, 4 होती है तो 2 हाइड्रोजन लगा देंगे, ऐसे 2 और 2 4, 2 और 2 4, 2 और 2 4। तो देखिए ये भी बंद श्रृंखला वाला आपको एक कार्बनिक यौगिक दिख रहा है। बात अगर हम 5 कार्बन की करें, ये इसकी संयोजकता अगर कार्बन की हम हर जगह पूरी करेंगे तो 2 और 2 4, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 4 और ये 4। तो इस प्रकार से हमें बंद श्रृंखला मिलती जाएंगी। ये सब सिंगल बॉन्ड वाले हैं। और अगर डबल बॉन्ड वाले देखें, भाई इसी में अगर हम डबल बॉन्ड लगा लें, मान लीजिए आपने ये डबल लगा लिया, ये सिंगल ही रहे, तो इस कार्बन की संयोजकता देखिए 2 और 1 3 हो रही है, तो एक ही एच आएगा 4, 2 और 1 3 और 1 4, 2 और 2 4। ऐसे ही अगर मान लीजिए ये हमने लगाया, ये लगाया, ये लगाया, बैलेंसिंग कंप्लीट करें, 2 और 1 3 और 1 4, 2 और 1 3 और 1 4, 3 और 1 4, 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 4। तो देखिए सिंगल बॉन्ड भी लगाया, डबल भी लगाया, आप OH भी लगा सकते हैं। भाई अगर मान लीजिए यहां अगर आप OH लगा लें और ये बैलेंसिंग कंप्लीट कर रहे हैं, तो 2 और 2 4, 2 और 1 3 और 1 4, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 2 और 2 4। तो इस प्रकार से OH भी लगा है। माने कुल मिलाकर कहना यह है कि फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन से जुड़ा है, या आप कह सकते हैं कि सारे कार्बन आपस में बंधे हैं, जुड़े हैं। तो जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पहला कार्बन लास्ट कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड होता है उन्हें हम क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। इनमें भी कोई से ग्रुप हो सकते हैं, सिंगल डबल ट्रिपल, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, कुछ भी, एमाइन, एल्डिहाइड, अल्कोहल, वो तो मैंने लगा के भी दिखाया आपको। तो जितने IUPAC में फंक्शनल ग्रुप हैं, क्रियात्मक समूह हैं, वो सब भी इनमें हो सकते हैं, होंगे। तो इन्हें हम बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक कहते हैं। इनके नाम मैंने आपसे पहले ही कह रहा हूं बार बार, देखिए IUPAC में सब हम चीजें करेंगे कि कैसे इनके नाम रखे जाएंगे। तो बंद श्रृंखला वाले यौगिकों को की थ्योरी और आप एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। इसके बाद हम जो बंद श्रृंखला वाले यौगिकों का वर्गीकरण है उसको पढ़ेंगे। तो इधर देखेंगे कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण वाला चार्ट मैंने देखिए बार फिर से बनाया। कार्बनिक यौगिक 2 टाइप के, खुली श्रृंखला, बंद श्रृंखला, इन दोनों ही टाइप्स को हम पढ़ चुके। बंद श्रृंखला में भी वर्गीकरण है, समचक्रीय, विषम चक्रीय। समचक्रीय को हम बोलते हैं होमोसाइक्लिक और विषम चक्रीय को हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। तो बात अगर हम होमोसाइक्लिक मीन समचक्रीय की करें तो आपको देखने में आएगा कि अभी मैंने जो एग्जाम्पल बनाए थे, जैसे ये एग्जाम्पल बना था, अब तो बैलेंस ही आपको कंप्लीट कराना आ रहा होगा, या ये वाला एग्जाम्पल बना था 2 और 2 4, 2 और 2 4। देखिए मैं आपको ना वर्गीकरण में मेन बात बताना ही चाह रहा हूं कि अगर आप
संयोजकता पूरा करना सीख गए किसी यौगिक में, तो बहुत बड़ी बात सीख गए। आपको रिएक्शन में बहुत आसान तरीके से समझा पाऊंगा, बहुत आसान तरीके से। आप ये समझ जाइए कि बहुत ईजी है, बस जो जैसा बता रहा हूं वैसा ही आपको रिपीट करना है। इनमें आपने जितने भी पीछे एग्जाम्पल आपने देखे, चाहे ये एग्जाम्पल देखा, बाद में आपसे यही कहलवाऊंगा कि आप इतना ज्यादा घुमा घुमा के बता रहे थे, सीधे बता देते, इतना इजी हो जाएगा, ये समझ लीजिए। ये सब है। तो ये 5 कार्बन आप देखेंगे तो संयोजकता पूरी हो ही गई है, सबको आई है, आपने सीखना है। तो इन सब की जितने भी एग्जाम्पल आपने ये लिखे या इसके और भी 2-3 एग्जाम्पल थे, इन सब में आप एक बात देख रहे होंगे कि जो चैन है, क्लोज्ड चैन जो है, जो बंद श्रृंखला है, उसका निर्माण केवल कार्बन परमाणुओं के द्वारा हो रहा है। केवल कार्बन परमाणु ही इस क्लोज चैन को बना रहे हैं, क्योंकि जो ये हाइड्रोजन लगे हैं तो बाहर ऐसे लगे हैं ना, लेकिन जो ये बंद करने वाली जो चैन है, ये कार्बन कार्बन के बीच ही तो बॉन्ड है। माने जो क्लोज चैन का बनना है, जो क्लोज चैन फॉर्मेशन है, ओनली कार्बन एटम के बीच हो रहा है। तो इनकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अब चूंकि ये इनके प्रकार हैं, इनके टाइप हैं, तो क्या कहेंगे? वे समचक्रीय में वे बंद श्रृंखला वाले यौगिक, क्योंकि समचक्रीय होने के लिए बंद श्रृंखला होनी चाहिए। वे बंद श्रृंखला वाले यौगिक जिनमें बंद श्रृंखला का निर्माण केवल कार्बन परमाणुओं के द्वारा ही संपन्न होता है, उन्हें हम समचक्रीय कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और एग्जांपल जैसे मैंने एक ये बनाया था, ये मैं इसलिए बना रहा हूं, देखिए बार बार, ये बेंजीन है एक्चुअल में। यहां भी एक कैटेगरी आएगी अभी 2 और 1 3 और 1 4, 2 और 1 3 और 1 4, 2 और 1 3 और 1 4 4। तो ये सारे के सारे, चाहे वो सिंगल बॉन्डेड हो, चाहे डबल बॉन्डेड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्डेड हो, चाहे बाहर की तरफ को संयोजकता पूरी करने के लिए अल्कोहल लगाओ, हाइड्रोजन की जगह अल्कोहल लगाओ, एमाइन लगाओ, एल्डिहाइड लगाओ, कीटोन लगाओ, कुछ भी हो, लेकिन जो वो क्लोज चैन है, जो बंद श्रृंखला है, वो केवल कार्बन परमाणु के द्वारा बने, तब हम उन्हें समचक्रीय यौगिक या समचक्रीय यौगिक या होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक, माने ऐसे क्लोज चैन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें क्लोज चैन फॉर्मेशन ओनली कार्बन एलिमेंट्स के द्वारा ही होगा, कार्बन एलिमेंट्स ही क्लोज चैन फॉर्मेशन करेंगे, उन्हें हम होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे। इनको अभी मैं दोनों को, समचक्रीय यौगिक और विषमचक्रीय को, दोनों डेफिनेशन लिखूंगा, एग्जाम्पल फिर से बनाऊंगा। बात करते हैं इसका दूसरा टाइप, बंद श्रृंखला का दूसरा टाइप विषमचक्रीय, जिन्हें हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। तो देखिए बंद श्रृंखला के तो ये भी होंगे, क्योंकि विषमचक्रीय प्रकार किसका है? बंद श्रृंखला का। लेकिन इनमें क्या होगा? जो बंद श्रृंखला का निर्माण होगा वो कार्बन के अलावा भी कोई अन्य परमाणु आएगा, कार्बन के अलग भी कोई अदर एलिमेंट आएगा जो क्लोज चैन फॉर्मेशन करेगा। माने जो बंद श्रृंखला का निर्माण होगा वो कार्बन के अलावा भी किसी अन्य परमाणु के द्वारा संपन्न होगा। देखें एग्जाम्पल की बात करें, देखिए बड़ा पॉपुलर एग्जाम्पल है, प्रिडीन है ये एक्चुअल में। इसकी वैलेंसी कंप्लीट करें अगर आप, ये अल्टरनेट आपने डबल बॉन्ड लगाने हैं, 2 और 1 3 और 1 4, 2 और 1 3 और 1 4, 2 और 1 3 और 1 4, ये 2 और 1 3। देखिए नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो ऑलरेडी कंप्लीट है, 2 और 1 3, कोई हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं। यहाँ 2 और 1 3 और 1 4, 2 और 1 3 और 1 4, तो ये विषमचक्रीय यौगिक है, इसको प्रिडीन हम बोलते हैं। और भी एग्जाम्पल है, जब मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा तो बनाऊंगा। फिलहाल ये समझने के लिए आप देखिए, वे बंद श्रृंखला वाले यौगिक जिनमें बंद श्रृंखला का निर्माण कार्बन के अलावा भी किसी अन्य परमाणु के द्वारा होता है। तो आप देखेंगे बंद श्रृंखला में है कार्बन कार्बन कार्बन, लेकिन नाइट्रोजन भी आ गया, फिर कार्बन है, फिर कार्बन है। तो बंद श्रृंखला जो क्लोज चैन फॉर्मेशन है वो कार्बन से तो हो रहा है, साथ में कोई अदर एलिमेंट भी है, तो इसलिए ये विषम चक्रीय मीन्स हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। और ज्यादातर देखने में आता है जो विषम चक्रीय यौगिक होते हैं, जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, उनमें जो अदर परमाणु है, जो अदर एलिमेंट्स है, वो सल्फर हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, या नाइट्रोजन हो सकता है। तो आप समझ रहे होंगे कि सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन माने विषम चक्रीय यौगिक बनाते हैं। तो कई बार मैं बच्चों को कह देता हूं कि विषम चक्रीय यौगिक का निर्माण बेटे से होता है। बेटा माने SON, सन, सन माने बेटा, ऐसे करके। तो विषम चक्रीय यौगिकों का निर्माण बेटे के द्वारा होता है, माने या तो सल्फर आएगा विषम चक्रीय में, बंद श्रृंखला जो क्लोज चैन फॉर्मेशन है वो कार्बन के अलावा या तो सल्फर आएगा, या ऑक्सीजन आएगा, या नाइट्रोजन आएगा। तो इस प्रकार से
बंध श्रृंखला यौगिक जो वो दो प्रकार के होते हैं, समचक्रीय और विषम चक्रीय, वो मैंने आपको समझाया, एग्जाम्पल बनाए। इसके बाद हम समचक्रीय और विषम चक्रीय की थ्योरी और एग्जाम्पल को लिख लेते हैं। उसके बाद हम समचक्रीय का वर्गीकरण है उसकी बात करेंगे। तो देखिए, पहले मैंने आपके लिए समचक्रीय माने होमोसाइक्लिक, जिन्हें हम कार्बोचक्रीय कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, तो इसमें लिखा है वे बंध श्रृंखला वाले यौगिक, क्योंकि बंध श्रृंखला का प्रकार है तो इसलिए डेफिनेशन में आया वे बंध श्रृंखला वाले यौगिक जिनमें बंध श्रृंखला का निर्माण केवल कार्बन परमाणु के द्वारा होता है, बस कार्बन ही रहेगा उस क्लोज चेन में, उन्हें हम समचक्रीय यौगिक कहते हैं, समचक्रीय यौगिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, कार्बन कार्बन, कार्बन ही कार्बन है बंध श्रृंखला में, ये बंध श्रृंखला में कार्बन ही है। कोई जैसे मान लीजिए, कहने का ये है कि यहाँ डबल बॉन्ड लगा है, तो ये जो हाइड्रोजन है वो बंध श्रृंखला में थोड़ी ना है, ये हाइड्रोजन तो ऐसे बैलेंस ही कंप्लीट कर रहा है, 2 और 1 3 और एक ही हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा ना, 2 और 1 3 और 1 4, तो ये तो बाहर है, बंध श्रृंखला में तो केवल कार्बन है ना, ऐसे CH2 बंध श्रृंखला में तो कार्बन बस। तो इस प्रकार से सिंगल, डबल, ट्रिपल, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कुछ भी एग्जांपल इसमें हो सकते हैं। बस आप ये समझिए कि जो बंध श्रृंखला है वो केवल कार्बन परमाणु के द्वारा बनेगी। तो ऐसे क्लोज चैन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें क्लोज चैन फॉर्मेशन ओनली कार्बन एटम्स की वजह से हो रहा है, वहां पर उस क्लोज चैन में कार्बन एटम ही प्रेजेंट है, उन्हें हम समचक्रीय मींस होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। एग्जांपल आपके सामने है, इसको आप नोट कर लें। तो देखिए, विषम चक्रीय की डेफिनेशन है वे बंध श्रृंखला वाले यौगिक जिनमें बंध श्रृंखला का निर्माण कार्बन के अतिरिक्त अन्य परमाणुओं के द्वारा भी होता है, उन्हें हम विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं या कहलाते हैं। मींस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें क्लोज चेन फॉर्मेशन कार्बन के अदर एलिमेंट्स की वजह से भी होगा, उन्हें हम हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए प्रीडीन लिखा है, जो कि मैं आपको समझा रहा था। इसके बाद एक एग्जाम्पल होता है थायोफीन। तो थायोफीन के लिए इस टाइप से कार्बन बनाया आप, सल्फर यहां लेंगे, सल्फर की वैलेंसी आपको पता है 2 होती है, तो ऑलरेडी 2 पूरी हो गई। कार्बन की 2 और 2 4, 2 और 2 4, 2 और 2 4, ये सल्फर की 2 है और 2 और 2 4। तो इसलिए हम इसे विषम चक्रीय कह रहे हैं, क्योंकि देखिए आप कार्बन 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 और यहाँ सल्फर, तो कार्बन के अलावा भी कोई तत्व उपस्थित है, एलिमेंट है, तो इसलिए विषम चक्रीय मींस हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एग्जांपल है, इसको हम थायोफीन बोलते हैं। ऐसे ही एक एग्जांपल है, अगर हम इस सल्फर की जगह ऑक्सीजन एटम लगा दें तो विषम चक्रीय तो इसलिए है क्योंकि विषम चक्रीय, देखिए जो बंध श्रृंखला है, जो क्लोज चैन है, उसमें देखिए कार्बन है, लेकिन यहाँ पर कोई कार्बन के अलावा भी आ गया ऑक्सीजन, तो इसलिए इसका नाम हो गया है फ्यूरॉन। इसकी बैलेंसी कंप्लीट करें, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 2 और 2 4, ये ऑलरेडी ऑक्सीजन की 2 बैलेंसी है, तो इसे हम फ्यूरॉन बोलते हैं, फ्यूरॉन। आईडी। तो इस टाइप से ये 3 एग्जांपल मैंने आपके लिए लिखे हैं, जो कि विषम चक्रीय मींस हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जांपल हैं। इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें। तो देखिए, एक बार मैंने फिर से आपके लिए वर्गीकरण का चार्ट बनाया है, क्योंकि हम समचक्रीय और विषम चक्रीय तक पहुंच चुके हैं। समचक्रीय भी 2 प्रकार के हैं, इनका क्लासिफिकेशन भी 2 टाइप का है, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। देखिए, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक, इन दोनों टाइप की बात करते हैं। पहले एरोमेटिक की बात करते हैं। तो एरोमेटिक जो कंपाउंड है, तो इसकी बड़ी सीधी सी डेफिनेशन है। आपके सामने मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखिए, अभी मैंने पहले भी ये बनाया था स्ट्रक्चर, 2 और 1 3 4, 2 3 4, 2 3 4, 2 और 1 3 और 1 4, 2 और 1 3 और 1 4। देखिए, बेंजीन है एक्चुअल में, आपने सुना तो पहले भी होगा, ये बेंजीन है, ऐसा कहते हैं भाई, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। इस बेंजीन के स्ट्रक्चर को आप ऐसा भी बना सकते हैं कि भाई बार बार इतना बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको ये कह दिया जाता है कि आप ये बनाएं और ऐसे रिंग बना लें। क्या है इसका मतलब? देखिए, ये जो सिंगल बॉन्ड है, मैंने आप ऐसे बना लें, ये जो डार्क लाइन मैंने बना दी है, ये सब इसका मतलब है कि यहां पर हर मोड़ पर कार्बन है, क्योंकि जब आपको मैं IUPAC में
बिंदु रेखा सूत्र, डॉट लाइन स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा तो वहां पर आपको बताऊंगा कि हर मोड़ पर और हर एंड पर अगर कुछ नहीं लिखा तो वहां कार्बन माना जाता है। तो जैसे कितने मोड़ हैं, माने हर एंड और हर बेंट पर कुछ नहीं लिखा तो कार्बन है, माने हर मोड़ और हर किनारे पर अगर कुछ नहीं लिखा है तो कार्बन है। तो जैसे मोड़ देखिए, ये मोड़ है तो यहाँ कार्बन है, ये मोड़ है यहाँ कार्बन है, 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 तो 6 कार्बन है। और फिर उनकी बैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन है तो इसमें डबल बॉन्ड, तो उन डबल बॉन्ड को भी हम शो कर देते हैं अल्टरनेट पर। ये क्योंकि इसके जो डबल बॉन्ड है वो चक्रीय क्रम में होते हैं, वो सब अभी बातें आगे आती रहेंगी। भाई इस डबल बॉन्ड को अगर आप यहाँ लगाएं तो फिर अल्टरनेट से फिर स्थिति ऐसी होगी कि यहीं पहुंच जाएंगे। अर्थात जो द्विबंध होते हैं इस बेंजीन में वो साइक्लिक ऑर्डर में होते हैं, चक्रीय क्रम में होते हैं। तो इसके लिए इसी को और करके लिख दे रहा हूं, या ऐसे बनाते हैं आप बेंजीन को। तो ऐसा कहते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड उनको कहते हैं जिनमें बेंजीन रिंग माने बेंजीन वलय, रिंग को हिंदी में वलय बोल रहे हैं तो बेंजीन वलय माने इतना पोर्शन जिन यौगिकों में होगा वो समझ लीजिए एरोमेटिक यौगिक होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने एरोमेटिकता का नियम पढ़ना है। इस वर्गीकरण के बाद माने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एरोमेटिकता भी बताऊंगा कि एरोमेटिकता क्या है, कोई यौगिक एरोमेटिक क्यों होगा। वैसे शॉर्ट में अगर बताना चाहूं तो ये है भाई उसको नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देना चाहिए यौगिक को, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसको धुएं द्वार ज्वाला के साथ जलना चाहिए माने सूटी फ्लेम आना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात उसको हकल नियम का पालन करना चाहिए। हकल नियम में अलग अलग कंडीशन है। जैसे एक कंडीशन है कि उसका प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 संकरण वाला होना चाहिए। 4n+2 बराबर अगर पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम डालें और n पूर्णांक आ जाए तो समझ जाइए वो दिया गया यौगिक एरोमेटिक है। तो इस प्रकार की सारी कंडीशन बेंजीन पूरी करता है, इसलिए बेंजीन एक एरोमेटिक यौगिक है। तो बेंजीन, इसलिए डेफिनेशन में भी ये लगा दिया गया कि जिन यौगिकों में बेंजीन रिंग होगी वो सारे यौगिक एरोमेटिक होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे। तो ये जो कंडीशन मैं भी आपको बोल रहा था ये सब मैं अगले लेक्चर में आपको करके बताऊंगा तो और ज्यादा क्लियर रहेगा। फिलहाल आप इतना समझिए कि जिन कंपाउंड्स में, जिन यौगिकों में इतना हिस्सा माने ये चीज होगी वो एरोमेटिक होंगे, और जिनमें नहीं होगी वो एरोमेटिक नहीं होंगे, वो एलिसाइक्लिक होंगे। समचक्रीय होना दोनों के लिए जरूरी है, एरोमेटिक के लिए, एलिसाइक्लिक के लिए। क्योंकि अगर बंद हुई श्रृंखला और कार्बन के अलावा कोई तत्व हुआ तो फिर तो वो विषमचक्रीय होगा। तो हम जब आप डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वही एरोमेटिक के डेफिनेशन अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वे समचक्रीय यौगिक जिनमें बेंजीन रिंग अवश्य उपस्थित होती है, जिनमें ये वाला पोर्शन अवश्य होता है, उन्हें हम एरोमेटिक यौगिक माने एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं आपके लिए। साथ में अगर हम बात करें एलिसाइक्लिक की तो वे समचक्रीय यौगिक माने जिनमें बंध श्रृंखला का निर्माण होगा कार्बन के द्वारा ही, लेकिन उनमें बेंजीन रिंग नहीं होगी, लेकिन वो बंद होंगे। कौन से, ये भी मैंने पहले लिखे, अब देखिए कौन से हैं वो। ये वाले जो एग्जाम्पल लिखिए, बैलेंसी कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप इनको शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो आप इसको ये लिख सकते हैं, ट्रायंगल बना दिया। अगर अब ट्रायंगल बना है तो इसका मतलब ये है कि ये कंपाउंड है, तो इनको हम डॉट लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं, बिंदु रेखा सूत्र, जो कि IUPAC में ही आएंगे। जैसे ये हो गया, जैसे ये हो गया, ये सब मैंने पहले आपको स्ट्रक्चर वाइज बनाया। जैसे इसके स्ट्रक्चर बनाई थी, ये थे, ये था, ये वाला ही बनाया था। इसी के जैसा एक आपको लगेगा, देखिए ये कार्बन की वैलेंसी आप कंप्लीट करें, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 2 और 2 4, CH2 तो ये लग तो उसके जैसे ही रहा है, सॉरी ये सेम जैसे लग रहे हैं, लेकिन देखिए उसमें CH है और डबल बॉन्ड है, यहाँ उसमें नहीं है, उसमें सब जगह CH2 है। तो ये बेंजीन रिंग नहीं है, तो इसलिए एलिसाइक्लिक वाली कैटेगरी में आएंगे। माने वे समचक्रीय यौगिक जो समचक्रीय तो हैं, जिनमें बंध श्रृंखला है, कार्बन से ही बन रही है बंध श्रृंखला, लेकिन जिनमें बेंजीन रिंग नहीं है तो उन्हें हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। और इनकी जब नेमिंग की जाती है इसलिए उनके नाम में पहले साइक्लो वर्ड यूज किया जाता है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, इस टाइप से। तो अभी मैं आपको इनको डेफिनेशन वाइज लिखूंगा तो थोड़ा और डिटेल में बात कर लेंगे। तो एक बार आप देखें तो क्या है, एरोमेटिक कौन है, वे समचक्रीय यौगिक जिनमें
बेंजीन रिंग अवश्य होगी, उन्हें हम एरोमेटिक कहेंगे। इसके अगर और एग्जांपल की बात करें तो जैसे मान लीजिए आपने रिंग लगाई और एक एच हटा के, क्योंकि इसकी सारी पोजीशन पर एक एक हाइड्रोजन होता है, उसकी हाइड्रोजन को हटा के आपने NO2 लगा लिया, या सपोज कीजिए आपने OH लगा लिया। ये सब हमारे सिलेबस में है, नाम में जानबूझकर इनके नहीं लिख रहा हूं ना, बता रहा हूं, क्योंकि हमने सबने IUPAC में सीखना है। ये सब एरोमेटिक है क्योंकि इनमें बेंजीन रिंग है ना, ये वाला हिस्सा है ना सब में। अगर रिंग पर हम CH3 लगा लें, ये सब के सब एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक यौगिक है। और जिनमें ये बेंजीन रिंग नहीं है लेकिन वो फिर भी समचक्रीय हैं तो वो एलिसाइक्लिक। तो इनके डेफिनेशन लिखते हैं और फिर एग्जांपल लिखते हैं। तो देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पर एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक के डेफिनेशन और एग्जांपल लिखे हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स वे समचक्रीय यौगिक जिनमें बेंजीन रिंग मींस बेंजीन विलय अवश्य होगी, वो उसी की वजह से एरोमेटिक है। तो इसलिए बेंजीन रिंग जरूर होगी, उन्हें हम एरोमेटिक यौगिक बोलेंगे। मींस ऐसे होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग नेसेसरी है कि हो, उनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। एग्जांपल के लिए देखिए ये बेंजीन है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर बेंजीन के किसी H को हटाकर OH लगाया, NO2 लगाया, COCH3 लगाया, CHO लगाया, COOH लगाया, ऐसे बहुत सारे आपके एरोमेटिक कंपाउंड आपके सिलेबस में है। बात करें एलिसाइक्लिक यौगिक, एलिसाइक्लिक कहते हैं जिनमें समचक्रीय है। जब डेफिनेशन में हमने समचक्रीय लिख दिया तो बंध श्रृंखला है, कार्बन से ही बन रही होगी, लेकिन उनमें बेंजीन रिंग नहीं होगी, माने ये वाला पोर्शन नहीं होगा। तो देखिए लिखा है, ये एग्जांपल लिखे हैं। इनके नाम में साइक्लो वर्ड यूज करते हैं, जैसे साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, बाकी हम IUPAC में देखेंगे। तो आप देखिए एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक, इनको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें। तो जो कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण है वो यहाँ कंप्लीट होता है। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं, कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के हैं, खुली श्रृंखला, बंध श्रृंखला। खुली श्रृंखला में वो सारे क्रियात्मक समूह हैं जो IUPAC में है। बंध श्रृंखला में दो टाइप हैं, समचक्रीय, विषमचक्रीय। समचक्रीय में दो टाइप हैं, एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक। तो इस प्रकार से ये वर्गीकरण कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद 3-4 छोटे हेडिंग्स हैं, उनकी भी हम यहाँ पर चर्चा कर लेंगे, उनको भी हम तैयार करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन की बात करें तो इसके नाम में ही क्लियर हो रहा है, हाइड्रोकार्बन माने ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही हमें देखने को मिलेगा, चाहे बॉन्ड सिंगल, डबल, ट्रिपल कुछ भी हो, लेकिन जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही होगा उन्हें हम हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल देखें, जैसे आज हमने बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे लिखे, CH4 मीथेन है, 2 कार्बन कर लिख के लिखे, CH3 3 कार्बन लिखे। बैलेंसिंग कंप्लीट करना आप सबको आ ही गया होगा, 1 और 3 4, इसकी 2 हो रही है, 2 हाइड्रोजन कम है, 1 हो रही है, 3 बैलेंसिंग कम होने 3 हाइड्रोजन। तो ये देखिए इस वाले यौगिक में कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन ही है, कार्बन हाइड्रोजन है। अगर हम डबल बॉन्ड वाले एग्जाम्पल लिखें तो ये होगा, और बड़ा एग्जाम्पल लिखे हैं, डबल बॉन्ड है मान लीजिए, तो 1 और 3 4, 2 और 1 3 और 1 4, 2 और 2 4। ट्रिपल बॉन्ड के एग्जांपल लिखें, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड आपको पता है कम से कम 2 कार्बन से स्टार्ट होता है, और ये डबल बॉन्ड वाला भी। तो इसकी बैलेंसिंग करें तो कार्बन की 3 हो रही है, तो 1 हाइड्रोजन कम है, 4, 3 और 1 4। तो इस प्रकार से ये सारे यौगिक जो लिखे हैं इनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही है, इसलिए इन्हें हम हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। देखिए इसमें भी 2 कैटेगरी होती है, 2 प्रकार होते हैं। एक होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त, जिन्हें हम सैचुरेटेड बोलते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन हम कहते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन ही होगा, जो सिंगल बॉन्डेड होते हैं, जिनमें केवल एकल बंध पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड होता है, उन्हें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है। माने ये जो ऊपर वाले एग्जाम्पल हैं ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है। दूसरा टाइप होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन है, जिन्हें हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन माने ऐसे कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड के साथ डबल और ट्रिपल भी होता है, या सिंगल ना भी हो डबल और ट्रिपल जरूर होगा, तो उन्हें हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो ये जो नीचे वाले एग्जाम्पल हैं ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है। तो इस टाइप से हमारे ये 3 टॉपिक और कंप्लीट होंगे, तो मैं इनको आपके लिए लिख देता हूं। तो देखिए मैंने आपके लिए हाइड्रोकार्बन और उसके प्रकारों की यहाँ पर परिभाषा लिखी है। तो हाइड्रोकार्बन में लिखा है वे कार्बनिक यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही उपस्थित होगा, माने ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें ओनली कार्बन और हाइड्रोजन ही होगा, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। ये 2 टाइप के होंगे। एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं, देखिए सब में कार्बन और हाइड्रोजन है, बैलेंस कंप्लीट करना आप सीख चुके हैं।
दो टाइप में संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिन्हें हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोल रहे हैं। इनमें ऐसे हाइड्रोकार्बन होंगे जिनमें केवल कार्बन कार्बन के मध्य केवल सिंगल बॉन्ड होगा, केवल एकल बंध होता है। तो जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध उपस्थित होता है उन्हें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, सब जगह सिंगल सिंगल बॉन्ड। बात करें अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के बीच डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी होगा, उन्हें हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए ये लिखें। तो बैलेंस जिसको कंप्लीट करनी नहीं आई है वो कमेंट के माध्यम से एक बार बता दें, जिससे नेक्स्ट लेक्चर आए तो मैं वहां सिखा दूंगा आपको। तो देखिए, आज हमारा लेक्चर कार्बनिक यौगिकों के परिचय और वर्गीकरण को लेकर चल रहा है। तो उसमें ये 3 हेडिंग बड़े ही इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन के नाम से आप 11th क्लास में चैप्टर पढ़ते हैं, जो हमारे IUPAC के अकॉर्डिंग क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप है, एल्केन, एल्किन, एल्काइन और बेंजीन। वो चारों टॉपिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत ही आते हैं, तो उनको हमने पढ़ना ही है। भले ही हमने 11th क्लास में उसको पढ़ा है, लेकिन मैं आपको यहाँ उनको बताने वाला हूँ 12th में भी। तो देखिए, इनको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें। इसके बाद एक छोटा सा हेडिंग और है जिसको हमें पढ़ना है। तो देखिए, बात करते हैं समजातीय श्रेणी। नेक्स्ट टॉपिक है जिसे हम होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। तो ये क्या होता है, तो इसको मैं पहले आपको एग्जाम्पल की सहायता से बता दूं, फिर बात करेंगे। देखिए, कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसके किन्हीं भी 2 क्रमागत सदस्यों का अंतर समान हो। आप ऐसे कहें कि IUPAC में जो ग्रुप है, तो मैंने एल्केन ग्रुप को पकड़ा, तो एल्केन का आप सामान्य सूत्र जानते ही हैं, CnH2n+2 होता है। अगर आप n का मान 1 डालेंगे तो पहला सदस्य मिलेगा, n का मान 1 C1, और 1 2 एकम 2 और 2 4 CH4। ऐसे ही अगर 2 लिखें तो 2 2 दूनी 4 और 2 6 C2H6। फिर 3 डालेंगे तो C3 है, 3 दूनी 6 और 2 8 C3H8। ऐसे ही 2 4 लिखेंगे तो C4, 4 दूनी 8 और 2 10 C4H10। n का मान 5 लिखेंगे तो C5, 5 दूनी 10 और 2 12 C5H12। ऐसे और भी अन्य सदस्य आते जाएंगे। तो अब आपने जब ये श्रेणी लिख ली, तो इसके कोई से भी 2 सदस्यों का आप अंतर अगर देखें, जैसे मान लीजिए इन 2 सदस्यों का अंतर देखेंगे, क्रमागत होने चाहिए, माने ये और इसके ठीक बार, ये और इसके ठीक बार। तो इनका अगर अंतर देखेंगे तो C2 में से C गया C, 6H में से 4H गए तो 2 CH2। इन दोनों का देखें तो C3 में से C2 गया C, 8 में से 6 गए 2 CH2। ऐसे यहाँ 4 में से 3 गया 1 C, और 10 में से 8 गया 2 CH2। यहाँ भी 5 में से 4 गया 1 और 12 में से 10 गया 2 CH2। तो कोई से भी 2 लगातार वाले सदस्यों का जो अंतर है वो CH2 ही आ रहा है। इसका मतलब ये समजातीय श्रेणी है, माने एल्केन की जो श्रेणी है वो समजातीय श्रेणी होती है। अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल का सामान्य सूत्र ये हो जाता है, ये सब हम IUPAC में सीखने वाले हैं कि सामान्य सूत्र क्या होता है। CnH2n+1 ये सिंगल बॉन्ड है OH। n की अगर मान 1 लिखें तो C1, ये 2 एकम 2 और 1 3 CH3OH। ऐसे अगला सदस्य आएगा, यहाँ 2 लिखें तो 2 2 दूनी 4 और 1 5 C2H5OH। नेक्स्ट आएगा C3H7OH, फिर आएगा C4H9OH। ऐसा समझ लीजिए इनका एक एक H कम करके वो OH लग रहा है। तो अब इन दोनों सदस्यों का अंतर देखें तो OH से OH कैंसिल है। C2 में से 1 C जाएगा तो C, 5 में से 3 जाएंगे तो CH2। ऐसे इनका देखें तो 3 में से 2 जाएगा 1 कार्बन, 7 में से 5 जाएंगे 2 OH से OH कैंसिल। ऐसे यहाँ भी CH2 का ही अंतर आने वाला है। तो कुल मिलाकर कहें कि कार्बनिक यौगिकों के किसी भी क्रियात्मक समूह की ऐसी श्रेणी जिसके किन्हीं 2 क्रमागत सदस्यों का अंतर सदैव समान होता है, उसे हम समजातीय श्रेणी, सजातीय श्रेणी या होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के किसी भी फंक्शनल ग्रुप में आप कोई भी ऐसी सीरीज चेक करें जिसके 2 लगातार जो मेंबर हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनका जो डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए, उसको हम होमोलोगस सीरीज बोलेंगे। तो यही मैंने आपके लिए लिखा है, कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी जिसके किन्हीं भी 2 क्रमागत सदस्यों का अंतर सदा समान होता है, उसे हम समजातीय सजातीय श्रेणी कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे हैं, इसको भी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें। तो देखिए, आज का लेक्चर यही कंप्लीट होता है। इस लेक्चर में मैंने आपको पूरा ऑर्गेनिक बताने की कोशिश की है कि कैसा इसका परिचय है, कहां से कार्बनिक रसायन स्टार्ट हुआ, क्या इसका वर्गीकरण है, वर्गीकरण के बाद परिचय की दृष्टि से कुछ 3-4 ऐसे टॉपिक आए। तो एक लंबा डिस्कशन इस लेक्चर में हुआ है कार्बनिक रसायन को लेकर। जब अगला लेक्चर आएगा तब हम उसमें कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की बात करने वाले हैं। साथ ही मैंने अभी आपसे कहा था कि एरोमेटिक बेंजीन क्यों है, उस एरोमेटिकता की बात भी हम करेंगे। तो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण और उस एरोमेटिकता की बात को समझने के लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे